जो एर्गोमीटर्स हैं, अच्छा हमने देखा था कि भाई इनको 1 हफ्ता लगता है और ये सबसे बिकने वाला प्रोडक्ट है। ये सबसे बिकने वाला प्रोडक्ट इनका एर्गोमीटर है और इसको 1 हफ्ता लगता है। तो अगर 1 हफ्ता लगता है तो ऑडिट रिस्क ये था कि भाई इनकी वर्क इन प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा होगा नहीं होगा इन्वेंटरी के अंदर? यस सर। और फिनिश गुड्स से की वैल्यूएशन और वर्क इन की वैल्यूएशन दे जो है वो दोनों अलग-अलग होती है। इसकी वैल्यू अलग होगी, उसकी वैल्यू अलग होगी। दोनों की वैल्यूएशन अलग-अलग तरीके से होगी। तो अब मुझे लग रहा है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं है इन्होंने जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसको फिनिश गुड्स मान के इसकी वैल्यूएशन कर दी है। ऐसा हो सकती है गलती? येस और नो? हाँ या ना? कर यस सकते सर। हैं। तो एज अ ऑडिट प्रोसीजर हम क्या करेंगे, तो इन्होंने बोला है कि द परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस शुड बी डिस्कस विद द क्लाइंट एंड असेस फॉर रीजनेबलनेस। तो भाई कितना परसेंट आपका काम कंप्लीट हुआ है ये आप डिस्कस कीजिए। वर्क इन प्रोग्रेस का कैलकुलेशन शुड बी एग्रीड टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट सच एज परचेज इनवॉइस फॉर मटेरियल। आप वर्क इन प्रोग्रेस की कैलकुलेशन को जो है वो वापस से करके देखिए कि वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से मैच करती है नहीं करती, भाई जितना माल खरीदा है उसके हिसाब से इनका वर्क इन प्रोग्रेस कितना है, ये सब चीजें। तो ये कुछ एडिशनल प्रोसीजर्स हमको परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब ये देखो ये कोई चीजें आपको ऑडिट की बुक के अंदर नहीं मिलेगी कि भाई हम करेंगे क्या पर्टिकुलरली, ये सब चीजें तो हमको कैसे पता चलेगी? आप अकाउंट्स पढ़ते हो? यस सर। तो यस अकाउंट्स में सर। आपने देखा होगा ये सब चीजें, तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई, क्योंकि मैंने ना ये आपको पहले भी ये बात आप लोगों के साथ डिस्कस की कि ऑडिट के अंदर जो भी चीजें हैं, ऑडिट इज जस्ट अ प्रोसीजर कि प्रोसीजर क्या है, लेकिन अब किसी चीज को वेरीफाई करना है तो जो वहां पे नॉलेज आपकी काम आएगी वो अदर सब्जेक्ट्स की नॉलेज काम आएगी, या आपके अकाउंटिंग की नॉलेज काम आएगी, कॉस्टिंग की नॉलेज आपकी काम आएगी। आगे समझ में क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, तो वो चीज आपको वहां से ध्यान में आएगी, देखनी पड़ेगी। अच्छा वर्क इन प्रोग्रेस की हम लोग कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो हम ये चीज चेक करके देखेंगे। ठीक है, ये हो गया। मतलब मैं इस पे और बहुत ज्यादा टाइम इस पे नहीं देना चाहता हूँ, उसमें आपको समझाएं, क्योंकि देखो आपके आंसर जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सिमिलर जैसा इसके अंदर लिखा है वैसे ही होंगे, वो अलग भी हो सकते हैं। ये सिर्फ एक समझाने के पर्पज से कि हाँ भाई ये चीज हम लोग करके देखें। ठीक है भाई, आगे समझ में क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है, एक एक जरूर मैं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा और क्लियर। एक हमने पॉइंट और डिस्कस किया था ना इसके अंदर, एक पॉइंट हमने डिस्कस किया था कि जैसे इन लोगों ने अपना कुछ वेबसाइट वेबसाइट डेवलप कराया है ना? तो वेबसाइट पे डेवलपमेंट जो कॉस्ट आई है वो क्या होता है भाई? वेबसाइट डेवलपमेंट पे जो कॉस्ट आई है वो कॉस्ट, इज इट रेवेन्यू, इज इट कैपिटल? इज इट रेवेन्यू, इज इट कैपिटल? कैपिटल। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो अब मुझे पता है कि इन्होंने रिसेंटली एक वेबसाइट डेवलप कराई है, तो ऑडिट रिस्क इस चीज का है कि कहीं इन्होंने इस कॉस्ट को रेवेन्यू तो ट्रीट नहीं कर दिया है, ये चेक करना पड़ेगा हम लोगों को। यस और नो? यस सर। ये हम लोग चेक कर, तो ये एडिशनल प्रोसीजर हम लोगों के लिए हो गया कि भाई आपको ये चेक करना है कि कहीं इन्होंने इसको रेवेन्यू तो ट्रीट नहीं कर दिया, और नहीं किया है तो भाई ठीक है, अच्छी बात है। करा है तो आप उनको बोलेंगे कि भाई इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करो। इन्होंने यहाँ पर भी चीज किया है ना। अ ब्रेकडाउन ऑफ द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर शुड बी रिव्यूड। तो जो भी ब्रेकडाउन है आपका डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स को रिव्यू किया जाना चाहिए, detailed tested in detail to ensure that only project would meet the capitalization criteria। तो अच्छा ये चीज ध्यान देने वाली भाई, जो क्राइटेरिया कैपिटलाइजेशन के लिए है होता है उसी के अंदर आने वाली चीजों को कैपिटलाइज किया गया है। ठीक है, और अगर कहीं ऐसा नहीं है कि कोई चीज जबरदस्ती इन लोगों ने कैपिटलाइज कर दी है, भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कुछ सर्टेन कंडीशन होती है, वो कंडीशन अगर पूरी होगी तभी कैपिटलाइजेशन होगा, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होगी तो कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। यही होता है भाई कैपिटलाइजेशन का कंसेप्ट। यस और नो? आया ना? यस सर। तो वो आपको यस सारे सर। टेस्ट करके देखने पड़ेंगे कि भाई वो जो चीज इन्होंने कैपिटलाइज की है अगर, तो सब है ना एग्जैक्टली वो सारे ये सब चीज, ये इनका है क्वेश्चन। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आ गया भाई समझ में? क्लियर है ये सबको? यस और नो? कैसे सॉल्व करना है? यस सर। एक सेकेंड ना। और क्या क्वेश्चन है इसमें?
एक ये क्वेश्चन और देखते हैं ना। यू हैव received the latest management accounts from your client. Aspirants company to help with your risk assessment with for the forthcoming audit. ठीक है, तो इसमें क्या बोला है कि भाई आपको अकाउंट्स दिए गए हैं रिस्क असेसमेंट के लिए। काय के लिए दिए गए अकाउंट्स आपको? क्यों दिए हैं दिख रहा है यहाँ पे? एक सेकेंड रुकना, आवाज आ रही है मेरी? Yes, sir. हाँ, यस एक सर। सेकेंड, मेरा ये थोड़ा सा ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इन्होंने रिस्क असेसमेंट के लिए दिए हैं, अभी तो सिर्फ रिस्क असेसमेंट हमको करना है। ठीक है, आने वाली ऑडिट के लिए रिस्क असेसमेंट हम लोग। मैनेजमेंट अकाउंट शोज एक्चुअल रिजल्ट फॉर द ईयर टू डेट जनवरी टू अक्टूबर इंक्लूसिव। In October, Aspirants company received a claim from the customer as a result of a defective product. तो अब इनको जब वो अकाउंट्स देखे हैं मैंने, तो मुझे ये पता लगा कि अक्टूबर में किसी कंपनी ने डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए क्लेम किया हुआ है। तो भाई क्या होना चाहिए? अब ये चीजें, इन सब चीजों को पढ़ने से पता नहीं चलेगी, आपको खुद को पता होना चाहिए क्या होना चाहिए अगर किसी ने क्लेम किया है। आपको क्या प्रोविजन बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए था? Yes, sir. ठीक है, तो आपको प्रोविजन बनाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि भाई अगर उसने क्लेम किया है तो जो भी ट्रिब्यूनल है जहां पर भी ये क्लेम चल रहा है, जहां जिस कोर्ट में भी क्लेम चल रहा है, तो वो उसका क्लेम अगर अलाउ कर देंगे तो पैसा मुझे उसको भर देना पड़ेगा। तो इसमें ऑडिट रिस्क क्या है? ज्यादा से ज्यादा कि प्रोविजन नहीं बनाया होगा, यही होगा। इससे ज्यादा तो जस्ट और नो क्या होगा? यही होगा, हाँ या ना? Yes, sir. ठीक है ना। तो अब इन्होंने विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ ऑडिट रिस्क। अब ऑडिट रिस्क है क्या इसके ऑडिट करने में? The client is being sued by a customer for a defective product, and if the claim is successful, the compensation awarded is likely to be significant. The client is being sued by a customer for defective publicity of the case could damage the company's reputation. The client will have to spend significant amount of money on improving its quality control procedure, avoid the same defects occurring again. Provisions may be understated if the probable payment resulting from the court case not recognized. क्या है ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? A, B, C या D? ऑडिट रिस्क क्या है? C. C या D? C. सी क्यों आएगा? एक सेकंड रुको यार, ये मेरा हैंग हो रहा है, इसे वापस स्टार्ट करता हूँ। मीटिंग नहीं, मेरा बस ये ब्राउजर थोड़ा हैंग हो गया है। एक सेकंड ना। एक मिनट रुकना, ये ओपन हो जाए वापस चालू करते हैं। अच्छा, तुम लोगों के पास बुक है सेम? Yes, sir. बुक है, एक मिनट उसको पढ़ो जब तक, एक मिनट ओपन हो रहा है। मेरा क्या ये ब्राउजर हैंग कर रहा है आज। हाँ चलो, कौन गया क्वेश्चन हमारा? दिख रही है वापस स्क्रीन? Yes, sir. ठीक है, तो अब देखो, बिजनेस रिस्क और ऑडिट रिस्क में देखो, ऑडिटर को क्या मतलब है बाकी चीजों से? ऑडिटर को ही मतलब है ना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही है या नहीं है, यस और नो, हाँ या ना? Yes, sir. यस ठीक है ना। तो जब आप, अब आपको पता है कि यार मेरा क्लाइंट है और इसके अगेंस्ट में किसी ने कोई सूट फाइल किया है, सूट मीन्स कोई क्लेम इसके अगेंस्ट में किया है,
तो हमें ये देखना है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आप ध्यान से मेरी बात को सुनना और समझना, हमें क्या देखना है, हमें ये देखना है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसने बनाए हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैव दे आर showing the true and financial position of this my client or not. This should be my concern. इसके beyond मेरा कोई concern मेरे client के लिए नहीं हो, इससे ज्यादा मुझे उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेरा कंसर्न बस इतना ही है। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ या ना? यस और नो? यस सर। इससे तो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन, अब जब इसमें आप देखोगे कि जो इसका पॉइंट ए है वो कह रहा है कि क्लाइंट को भाई कस्टमर ने स्यू किया, कंपनसेशन जो है वो बड़ा हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, नहीं हो सकता, वो आज तो हुआ नहीं है। ठीक है, तो वो मेरा कंसर्न नहीं है कि वो अमाउंट बड़ा होगा वो छोटा होगा, वो तो उसका कंसर्न है। ये तो बिजनेस रिस्क हो गया ना एक तरीके का, कि भाई मान लो बहुत ज्यादा पैसा अगर हमको बढ़ना पड़ गया तो क्या होगा उसका। ये ऑडिटर का कंसर्न होगा क्या कि वो अमाउंट सिग्निफिकेंट है या नहीं है? ये सोचो, ये किसके लिए चिंता वाली बात है? ये ऑडिटर के लिए चिंता वाली बात है, ये क्लाइंट के लिए चिंता वाली बात है? किसके लिए बात है? क्लाइंट। क्लाइंट के लिए। दूसरा ये कह रहे हैं कि हमारी पब्लिक इमेज को बहुत जो है वो नुकसान पहुंच सकता है, हमारी रेपुटेशन खराब हो सकती है। ये भी ऑडिटर के लिए चिंता वाली बात है, क्लाइंट के लिए चिंता वाली बात है? ये बताओ, इससे किसको फर्क पड़ेगा? ऑडिटर को क्या फर्क पड़ता है क्लाइंट की अगर रेपुटेशन खराब हो रही है? तो क्लाइंट को ही फर्क पड़ेगा ना, हाँ या ना? यस और नो? यस यस सर। ठीक है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि इनको बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ सकता है क्वालिटी कंट्रोल को, प्रोसीजर्स को सुधारने के लिए। तो ये अगर पैसा खर्च करना पड़ा इनको, अगेन दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर माय क्लाइंट, नॉट फॉर ऑडिटर। ये तो वो सोचे कि उसको पैसा खर्च करना पड़ेगा, मैं क्यों सोचूं? यस और नो? हाँ या ना? यस सर। अब आप पॉइंट डी देखिए, जो मैंने आपको ऊपर बताया। भाई मेरे को ये कंसर्न है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये बात रिफ्लेक्ट हो रही है नहीं हो रही, तो ये मेरा डी पॉइंट बता रहा है मेरे को कि भाई अगर प्रोविजन नहीं बनाया गया है तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है दे आर नॉट ट्रू एंड दे आर नॉट शोइंग द ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन, ट्रू एंड फेयर पोजीशन। यस और नो? इफ द प्रोविजन हैव नॉट बीन मेड फॉर दिस, और अगर प्रोविजन बनाए गए तो ये मेरे लिए मैटर ऑफ कंसर्न हुआ ना कि भाई प्रोविजन नहीं बनाया तुमने, इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फाइनेंशियल पोजीशन नहीं शो कर रहे होंगे, और अगर बनाए तो कर रहे होंगे। ये ऑडिटर के लिए कंसर्न वाली बात है। यस और नो? उसको क्या देखना है? उसको यही देखना है। यस और नो? यस सर। ठीक है ना? तो Yes. दैट्स व्हाई जब आप क्वेश्चन सॉल्व करो तो आप एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन सॉल्व करो। जो चीज मैंने आपको ऊपर भी बताई थी, आप उसके बिजनेस कंसल्टेंट नहीं हो, आप ऑडिटर हो, तो आपका फोकस पॉइंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट होना चाहिए कि किसी भी अगर इवेंट से, ध्यान से सुन लेना, किसी भी इवेंट से अगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया गया इसके ऊपर अगर कोई इंपैक्ट आता है तो ऑडिटर का कंसर्न वो है कि भाई ये इंपैक्ट जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर यहाँ पर विजिबल है या नहीं है, वो इंपैक्ट विजिबल होना चाहिए। क्लियरली बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? यस सर। ठीक है, हम तो ये बोलेंगे कि भाई ये चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट में होनी चाहिए थी, ये नहीं होनी चाहिए थी। बियॉन्ड इसके हमारा कोई लेना देना नहीं है। बियॉन्ड तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, इसके बियॉन्ड मैं आपको कोई राय नहीं दूंगा। आगे समझ में बेटा? क्लियर है? यस और नो? यस सर। ठीक है ना? अभी इन्होंने पूछा करेक्ट फॉर्मूला फॉर पेबल पेमेंट मेथड पीरियड यूजिंग द मैनेजमेंट अकाउंट ऑफ एस्पिरेंस कंपनी। अब ये तो तुम्हारे अकाउंट्स का क्वेश्चन हो गया। यस सर। क्या है, क्या है क्वेश्चन? कोई बता सकता है इन्होंने क्या पूछा है? सर पेबल पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला। पेबल पेमेंट पीरियड होता क्या है? किसको कहते हैं पेबल पेमेंट पीरियड? याद करो, 12th में पढ़ा है तुम लोगों ने, ऐसा नहीं है कितने नहीं। टाइम हमारे सप्लायर को पेमेंट कर देंगे। हाँ, कितने समय में हम लोग हमारे सप्लायर्स को पेमेंट करते हैं, कैसे निकालेंगे? 304 आएगा कि 365 आएगा? 304। ए तो गलत हो गया और सी भी गलत हो गया, बचे अब बी और डी। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकालोगे या रेवेन्यू पे निकालोगे? कॉस्ट ऑफ सेल्स। पक्का श्योर? दूं क्या Yes, टाइम sir. 1-2 मिनट?
सोचो सोचो, 1 मिनट का टाइम लो, पक्का बताओ मेरे को, बी और डी में से क्या ऑप्शन होगा? अकॉर्डिंग टू बी। मी डी होगा। डी होना चाहिए। यस सर। रेवेन्यू पे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ सेल्स पे निकालते हैं, किस पे निकालते हैं? अच्छा, रेवेन्यू। मैं कॉस्ट आपको ऑफ ये सेल्स। फॉर अ हिंट मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने 12th में पढ़ा होगा तो पेबल पेमेंट पीरियड के नाम से नहीं पढ़ा होगा, आपने इसको क्या पढ़ा होगा? टर्नओवर रेशियोज पढ़े थे आप लोगों ने? यस सर। हाँ, तो ये आपका टर्नओवर रेशियो है एक तरीके का ना। कौन सा टर्नओवर रेशियो है ये बता दो चलो, फिर मैं, कौन सा टर्नओवर रेशियो है ये? क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। क्रेडिट टर्नओवर रेशियो, हाँ, वेरी गुड। अब क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? जल्दी बताओ, किसको याद है क्रेडिट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला? पेबल अपॉन रेवेन्यू इनटू 664। सोचो सोचो, कितने बच्चे हैं क्लास में? 7 स्टूडेंट है यार। चलो मैं तुमको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर बताना। क्योंकि जो बताएगा वो रीजन भी देगा कि हाँ सर ये इसलिए वजह से होता है। अगर ये ऑडिट का क्वेश्चन होता, मैं तुमको, ये अकाउंटिंग का क्वेश्चन है, देखो ये तुमको पता होना चाहिए, ठीक है? जल्दी बताओ। अरे बहुत सिंपल सा है यार, क्या हो गया इसमें, क्या दिक्कत है? देखो, ए और बी तो गए ऑप्शन अपने, बचे कौन से? बी और डी बचे ना, आया ना? यस सर। इतनी देर में तो बच्चों ने, बहुत सारों ने गूगल भी सर्च कर लिया होगा क्या हो गया इसके अंदर, है ना? देखो क्या है, सर कॉस्ट ऑफ सेल्स पे होता कॉस्ट है ऑफ ना। सेल्स, हाँ ऑफ कोर्स सी बात है ना। कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब कि भाई जो मैंने सेल करी है, इस सेल को करने में मुझे कॉस्ट कितनी आई, यही होता है भाई। अगर 100 रुपए यस। की सेल करी है, 80 रुपए कॉस्ट आई है, तो 20 रुपए मेरा प्रॉफिट है। तो ये 80 रुपए चुकाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, है ना? ये इनका, ये है, ये 80 रुपए का रीपेमेंट करना है मुझे, मेरे सप्लायर्स को ये 80 रुपए का पैसा देना है, यस और नो, हाँ या ना? यही मतलब यस हुआ सर। इसका। ये 80 रुपीज मुझे मेरे सप्लायर्स को देने हैं। अब ये कितने टाइम में दूंगा यहाँ पर, ठीक है? कितना पैसा दे रहा हूं, अब 80 रुपए मान लो कि भाई हम इसको जो है कितना पैसा मेरा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और पेबल बचा कितना है। पेबल वर्ड का मतलब क्या हो गया? पेबल वर्ड का मतलब क्या हो गया? पेबल्स मतलब आज की डेट में आपके पास पैसा बचा कितना है देने के लिए, पेबल वर्ड का मतलब ये हो गया। आ गई बात समझ में, आया ना? यस सर। है ना? यस। 80 रुपए, देखो समझो बात को, बहुत सिंपल सा है। कोई भी चीज बेस लेकर 100 रुपए लेके समझोगे ना, तो चीज समझ में आ जाएगी। भाई 80 रुपए तो टोटल मेरी कॉस्ट आई थी, ठीक है? पर 80 के 80 उधार थोड़ी ना होंगे। मान लो 50 रुपए उधार है, 30 रुपए उधार है, 20 रुपए उधार है, जो भी मेरा एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम है, तो आप डिवाइड कर दो उसको 80 से और मल्टीप्लाई कर दो 365 से, तो आपको ये पता लग जाएगा कि भाई कितने दिनों में हम लगभग लगभग हमारा जो डेप्ट है उसको पूरा रीपे कर देते हैं, कितनी दिनों में हम अपना उधार पूरा चुका देते हैं। ये चीज आपको पता लग जाएगी। क्लियरली समझ में आ गई बात यहाँ पे, यस और नो? यस सर। ठीक है, ये इन्होंने यहाँ पे समझाया है। बाकी तो तुम इसको ज्यादा डिटेल में पढ़ोगे जब तुम्हारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जब आप पढ़ोगे तो वो आएगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन में पूछा है कि कौन सा एनालिटिकल प्रोसीजर नहीं है। एनालिटिकल प्रोसीजर समझ में आ गए थे आपको? यस सर। तो एनालिटिकल प्रोसीजर में हम कंपैरिजन करते हैं दो चीजों का हमेशा, यस सर। ये होना जरूरी है। अगर दो चीजों का कंपैरिजन नहीं है तो इट इज नॉट एट ऑल एनालिटिकल प्रोसीजर। तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का कंपैरिजन प्रायर से किया तो कंपैरिजन तो हो ही गया यहाँ पर, ये एनालिटिकल प्रोसीजर है? यस सर। यस गलत है। फिर बी, रिकैलकुलेशन ऑफ अ डेप्रिसिएशन चार्ज, इसमें क्या है?
No, sir. कोई कंपैरिजन नहीं है। सी No, sir. कंपैरिजन ऑफ अ रेवेन्यू मंथ बाय मंथ, तो मंथ बाय मंथ अगर आपने रेवेन्यू का कंपैरिजन किया है, और डी कंपैरिजन ऑफ एक्सपेंडिचर फॉर करंट ईयर विद प्रायर ईयर। ठीक है, तो इसमें कंपैरिजन हो रहा है, इसमें कंपैरिजन हो रहा है, बचा कौन सा हमारा, यही बचा। Yes, sir. ठीक है ना, डेप्रिसिएशन चार्ज कैलकुलेट करने में कंपैरिजन नहीं हुआ। एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरे को भी इसके आंसर मेरे देखे हुए नहीं है। कौन सा क्वेश्चन था वो? Sir. अच्छा हाँ, एक चीज मैं और बताना भूल गया, इसमें ए क्यों दे रखा है, ये ठीक है अपना ना, एक सेकेंड। वैसे तो इसका आंसर बी ठीक है, लेकिन मैंने ऊपर केस तो भूल ही गया पढ़ना ना। केस में क्या दे रखा है वो देख लेते हैं एक बार ना। केस में इन्होंने एक चीज और बोली है, you have received the latest management accounts from your client Expense company to help your risk assessment for the following. The management accounts show actual results for the year January to October inclusive। अब जनवरी से लेके अक्टूबर तक के अकाउंट्स हैं, कब तक के अकाउंट्स हैं, जनवरी से लेके अक्टूबर तक। कितने दिन हो गए जनवरी से अक्टूबर तक, कितने दिन हो जाएंगे, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। ठीक है, तो ये 10 महीने हुए। Yes. 300, हाँ 304 दिन एग्जैक्टली बैठ रहे हैं। 2 दिन यहाँ कम कर दो और 4 दिन वहां बढ़ा दो। ठीक है ना, फरवरी में 2 दिन कम हो जाते हैं हमारे, होते हैं ना फरवरी में 2 दिन। Yes. ठीक है, और 4 में, और वैसे जनवरी में 31 दिन होते हैं, ऐसे मार्च में 31 दिन होते हैं, फिर ऐसे करके 4 दिन बढ़ा दो, तो 304 दिन का है ये डेटा। ये हमारे पास डेटा सिर्फ कितने दिन का है, 304 दिन का है। आया समझ में ये? 304. हाँ दैट्स राइट। तो मैं भी भूल गया था, मैं भी तुम लोगों के साथ ही क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मैंने भी पहले नहीं किया है क्वेश्चन सॉल्व। तो दैट्स वाई ये 304 दी, इसका ऑप्शन ए ठीक है ये, है ना। वैसे बी भी ठीक है, अगर पूरे साल का दिया होता 365 दिन का दिया होता तो बी ठीक होता ऑप्शन। अब क्योंकि ऊपर क्वेश्चन था वहां पे सिर्फ हमारे पास 304 दिन का डेटा है, दैट्स वाई ए ऑप्शन इसमें ठीक है, करेक्ट कर लेना। आ गया समझ में, क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. ठीक है ना, दैट्स वाई। तो थोड़ा ध्यान से, मैं भी ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते करते भूल गया कि वो पर्टिकुलर केस से रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेशियो, अब रेशियो कौन सा नहीं है, ए बी सी और डी। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन रेशियो है या Yes, नहीं sir. है? Yes, sir. एसेट डेट टेस्ट रेशियो है? Yes, sir. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है? Yes, sir. Yes, sir. रेवेन्यू ग्रोथ रेशियो नहीं है, है ना, Yes. रेवेन्यू ग्रोथ रेशियो नहीं है, डी। और क्या है क्वेश्चन इसमें, यही क्वेश्चन है। You have used the management accounts to calculate the gross profit margin and found it higher than the prior year figure. Which of the following would provide a possible? अच्छा ऐसा क्यों हुआ है भाई, आप इन्होंने बोला आपने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट किया, ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ये मेरा प्रीवियस ईयर का है, जो कि एक सेकेंड, जो कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन करंट ईयर से कम है। आ गया, ये आपका ऑब्जर्वेशन है भाई, पिछले साल जो ग्रॉस प्रॉफिट था वो इस साल से कम है, हो सकता है ये, यस और नो? अब क्यों हो सकता है ये? सेल प्राइस हैव बीन रिड्यूस्ड टू इंक्रीज सेल्स वॉल्यूम to calculate the gross profit margin found it to be higher than the prior year figure। ठीक है, sales price have been reduced to reduce increase sales volume। अब सेल्स प्राइस कम कर देंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा कम होगा, क्या होगा? अगर सेल्स प्राइस अपन ने रिड्यूस कर दिया तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा या कम हो जाएगा, सोचो।
एक सिंपल एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसके लिए। एक्सप्लेनेशन ये है कि मैंने एक चीज 10 रुपए बेची इस साल में, ये मेरी सेल्स प्राइस थी, ये प्रीवियस ईयर में, और इस साल 9 रुपए में ही बेच दिया उसको मैंने, ठीक है, करंट ईयर में। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा या कम हो जाएगा, क्या होगा? लास्ट ईयर तो मैंने 10 में बेचा था, इस साल मैंने 9 में ही बेच दिया इसको,